दोस्तों नमस्कार। हिंदी का एक मुहावरा है कि अगर वक्त बुरा हो तो ऊंट पर भी बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। नरेंद्र मोदी ने जब से लोकसभा का चुनाव लूज किया है, 240 पर अटक गए, 32 सीटें पीछे रह गए बहुमत से, तब से बाहरी लोगों को तो छोड़ दीजिए, माने विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के भीतर की अंतर्कलह भी अब खुल करके सामने आ रही है। इतना ही नहीं, आरएसएस अब गुजराती लॉबी पर शिकंजा कसने का पूरा मूड बना चुका है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आरएसएस अपने किसी व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाना चाहता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहता है जो नरेंद्र मोदी की भी चूड़ी कस सके। पिछले 2 दिन के भीतर 2-3 नामों को लेकर के चर्चा हुई। पहले जरा मैं उन नामों को आपके सामने रख दूं और फिर वो खुलासा करूंगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का होने जा रहा है, हो सकता है, और उसका प्रभाव क्या होगा, नरेंद्र मोदी की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा और एनडीए की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा। जेपी नड्डा अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनको एक्सटेंशन बराबर मिल रही है। और जेपी नड्डा वो है जो नरेंद्र मोदी को पहनाई जाने वाली माला में कभी घुसने की भी कोशिश नहीं करते। राजनाथ सिंह ने एक भूल की थी तो अमित शाह ने आंखें दिखा दी और वो बेचारे पीछे चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी हो गया है, जो एक जमाने में कांग्रेस पार्टी के लिए नारा लगा करता था कि कांग्रेस इज इंदिरा, इंदिरा इज कांग्रेस। आज बीजेपी इज नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी इज बीजेपी। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को भी अपने तले लाने का पूरा प्रयास किया। पिछले 10 साल तक मोहन भागवत हो या आरएसएस के और जो लीडर्स हैं, उनमें से किसी के बारे में कोई खास चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी ने दिखावे के लिए जरूर करते रहे, जैसे मोहन भागवत को जेट श्रेणी की सुरक्षा वगैरह ये सब दिया, थोड़ा जलवा भी रहा आरएसएस का। लेकिन आरएसएस नरेंद्र मोदी की नीतियों में, कार्यनीति में कोई दखल नहीं दे सकता। माना जाता है कि दत्तात्रेय हौसबोले के जरिए नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति कर रहे थे, यानी आरएसएस में भी 2 फाड़ कर दिए थे नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब मोहन भागवत उनके सामने बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। और मोहन भागवत वही हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी का कंपटीटर माना जाता है। दरअसल एक कहानी थोड़ा सा पीछे की है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों लोग लगभग समानांतर संघ में काम कर रहे थे। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की इच्छा तो सरसंघ चालक बनने की थी और इसी वजह से उनको बीजेपी में भेज दिया गया। और बीजेपी में लगातार नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए। उनके पास जो काबिलियत है खुद की ब्रांडिंग कराने की, और जो भी उनके इर्द गिर्द के नेता हैं, जो उनके बराबर के कद के नेता हैं, उनको किनारे लगाने की, और चाहे उसमें सुनील जोशी हो या कोई और नाम, गुजरात में हरेन पांड्या जैसे लोगों का भी नाम लिया जाता है। यहाँ जो मुख्य बीजेपी थी उसमें चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो या कोई और बड़ा लीडर, किसी को कुछ रहने नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप थे और बीजेपी के कद्दावर नेता थे, आरएसएस से निकल करके आए थे, आइडियोलॉजी से भी मजबूत थे, नरेंद्र मोदी ने इन सबको किनारे लगा दिया और धीरे धीरे इनको इतना कमजोर कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े ना हो सके। वसुंधरा राजे ने तो थोड़ा दमखम दिखाया था, विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी अदावत भी की थी, लेकिन आखिरी में भी उन्हें झुकना पड़ा। झुकना ही नहीं पड़ा, उन्हें खुद वो पर्ची पढ़नी पड़ी, वो नाम पढ़ना हुआ जो पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा, और जिस पर्ची को पढ़ते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया कांप गई थी अंदर से कि ये है क्या, मुख्यमंत्री किसको बनाया जा रहा है।
उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने वो नाराजगी संकेतों में जाहिर की थी। शिवराज सिंह चौहान, जो माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा ही नहीं किया, लगातार अपराजेय बनाया, जिताया, बड़े मैंडेट से जिताया, और जिस चुनाव में बीजेपी बेहद कमजोर मानी जा रही थी, उस समय शिवराज सिंह चौहान ने अपने मेहनत से, अपने भाषणों के जरिए, अपने विश्वास के जरिए महिलाओं के बीच में जाकर के बड़ी जीत अर्जित की। लेकिन उनको मिला क्या? चौथी बार, पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने की कगार पर खड़े हुए शिवराज सिंह चौहान का 2 मिनट में पत्ता साफ हो गया और वहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। रमन सिंह की तो हालत यह थी कि रमन सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया तो कम से कम वो बचे रह गए। शिवराज सिंह चौहान ने भी घुटने टेक दिए थे और कहा था कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम करेंगे, और इसलिए कृषि मंत्री उनको बना दिया गया। आरएसएस बराबर इस बात को देख रहा था, मोहन भागवत देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को केवल गुजराती लॉबी तक सीमित कर दे रहे हैं और इससे आने वाले दिनों में बीजेपी का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आरएसएस के भीतर भी घनघोर निराशा थी। लोग लगातार गुजराती लॉबी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन मोहन भागवत को वो मौका नहीं मिल रहा था। लोकसभा चुनाव में आरएसएस इतनी फंसी हुई थी कि एक तरफ अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो उन आरएसएस के लोगों का क्या होगा जो दशकों के बाद मलाई वलाई खाने में व्यस्त हो गए हैं, 5 सितारा होटलों में विश्राम कर रहे हैं, जिनका थोड़ा रुतबा हुआ है, सुरक्षा मिली है, गाड़ियां मिले हैं, बंगले मिले हैं, नियुक्तियां मिली हैं, उनका क्या होगा? एक तरफ तो वो लालच था, वो मुश्किल थी, और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री हो जाते हैं, तो फिर आरएसएस को इतनी कमजोर कर देंगे कि आरएसएस कभी अपने पांव पर खड़े नहीं हो पाएगी। इस कश्मकश के बीच में लोकसभा का चुनाव होता है। नरेंद्र मोदी ने इस बात को भांप लिया था कि आरएसएस नहीं चाहता कि वो बहुत मजबूत होकर के खड़े हों, और इसलिए अपनी हार को सामने देखते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा किया, अपने पालतू गोदी मीडिया पर भरोसा किया, अपने कारपोरेट मित्रों पर भरोसा किया, चुनाव आयोग पर लहालोट हो गए। और नरेंद्र मोदी ने वो जो दांव खेला, जहां समूचा देश नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार था, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, ये अल्पसंख्यक खास करके मुसलमान हो, ईसाई हो, ये तमाम तबके जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए खड़े हुए थे, नौजवानों का और किसानों का आलम तो ये था कि बेहद गुस्सा था। घर की महिलाएं जो महंगाई की वजह से प्रताड़ित थीं, पीड़ित थीं, वो भी इस सरकार से मुक्ति पाना चाहती थीं और इसलिए वो बाहर भी निकले। लेकिन खेल कई स्तरों पर हुआ, वोटर लिस्ट में नाम काटे गए, प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ, ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को कमजोर किया गया, नेताओं को तोड़ा गया, नेताओं को सरेंडर कराया गया, दल बदल कराया गया, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी पर हमले करवाए गए दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा। और चुनाव आयोग ने जो किया सब जानते हैं, 100 से ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया जो चुनाव आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन करते हैं, लेकिन एक नोटिस तक देने की हिम्मत चुनाव आयोग की नहीं हुई। नोटिस किसको मिला? जेपी नड्डा को। कोई सफाई नहीं और कोई सजा नहीं। और इधर गोदी मीडिया ने तो जैसे नरेंद्र मोदी को ईश्वर का अवतार ही बता दिया था, खुद नरेंद्र मोदी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जब अपने हाथ में संविधान को उठाया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उस बयान को सामने रखा कि वो चाहते हैं 400 पार जीतना और संविधान को बदलना चाहते हैं, ये जो जमीन पर लगातार सामाजिक आंदोलन चल रहे थे दलितों पिछड़ों के बीच में कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है 100 साल में, और नरेंद्र मोदी ये हिंदू राष्ट्र की सौगात सौंप सकते हैं संविधान को, जो डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है उसको मिटा करके, उसको हटा करके
मनुस्मृति के आधार पर नया संविधान लिखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, जिसका संकेत नहीं, खुला ऐलान कभी उपराष्ट्रपति महोदय ने किया, कभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई जो राज्यसभा चले गए उन्होंने किया, तो कभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने किया, और बीजेपी के तमाम नेता, अरुण गोविल से लेकर के लल्लू सिंह तक, बीजेपी के नेताओं से लेकर के बिहार के गिरिराज सिंह तक, तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने बिगुल बजा दिया था कि अब हमें संविधान हटाना है, नया संविधान लिखना है। और जो बेचैनी जमीन पर थी, उसे बेचैनी को महसूस किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो मेहनत की थी, जो लोगों से कनेक्ट किया था, जो लोगों के आंसू पहुंचने की कोशिश की थी, किसानों को, नौजवानों को गले से लगाया था, बच्चों को कंधों पर झुलाया था, महिलाओं को हौसला दिया था, वो फलीभूत होते हुए दिखने लगा। राहुल गांधी के बिना किसी ब्रांडिंग के लोग हुजूम बनकर के राहुल गांधी के साथ खड़े होने लगे। एक बड़ा जनाधार राहुल गांधी के साथ उमड़ता हुआ दिखाई देने लगा। नरेंद्र मोदी का पसीना छूट रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी कसर नहीं छोड़ रहे थे। वो चुनाव प्रचार में सीधे मीट, मटन, मछली, मंगलसूत्र पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर वो हमले करने लगे जिसके बारे में कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और नतीजा जो हुआ, नतीजा सबको मालूम है। 79 सीटों पर चुनाव आयोग ने आंकड़े कई दिनों के बाद जारी किए, और उन सीटों पर जो नतीजे आए हैं वो 100% एनडीए के पक्ष में आए। ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो खेल चल रहा था, जिस खेल के चलते भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों तक पहुंच गई, और एनडीए के घटक दलों को मिलाकर के नरेंद्र मोदी ने सरकार बना ली। लेकिन यह सरकार बैसाखियों की थी। नीतीश और नायडू के कंधों पर सवार होकर के ये सरकार चल रही थी। विपक्ष के प्रमुख लीडर के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहले दिन से ही भाषण देकर के न सिर्फ बेहद लोकप्रिय हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी का जो 56 इंच का सीना था वो सिकुड़ करके 24 इंच का रह गया। वो नरेंद्र मोदी जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल और ईश्वर का अवतार कहने लगे थे, एक अकेला सब पर भारी कहने वाले नरेंद्र मोदी खामोश नजर आने लगे, और राहुल गांधी नियम नीतियां बदलाने लगे। डंके की चोट पर राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस और विपक्ष जो चाहता है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। समय और सरकार करने के लिए मजबूर है। 2-2, 3-3 बिल वापस होते हैं, जेपीसी को जाते हैं। यहां से जो कमजोरी नरेंद्र मोदी के दिखने लगी, आरएसएस ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। मोहन भागवत को यह मौका मिल गया था। जेपी नड्डा को जो बार बार एक्सटेंशन मिल रहा था, उस एक्सटेंशन को रोकने के लिए एक निर्देश जारी हुआ कि अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, और आरएसएस ने अपनी तरफ से सुनील जोशी का नाम नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। और सुनील जोशी वो हैं जिनकी पुरानी अदावत नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी ने उनको पॉलिटिकली खत्म करने के लिए एक ऐसा, ये साजिश कही जाती है मीडिया में, और जो पॉलिटिकल गॉसिप है उसमें ये साजिश बताई जाती है कि इसके पीछे भी गुजराती लॉबी थी, जिसमें एक ऐसा वीडियो जारी हुआ जिसने सुनील जोशी की पूरी पॉलिटिक्स को किनारे लगा दिया, और सुनील जोशी पॉलिटिकल जो सिनेरियो था उससे गायब हो गए। अब सुनील जोशी एक बार फिर से उभर करके आते हैं। मोहन भागवत ने उनके नाम को आगे किया, और ये सब जान रहे थे कि अगर सुनील जोशी आते हैं तो नरेंद्र मोदी की छुट्टी होना तय है और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुनील जोशी अपनी पुरानी अदावत को क्या निभाएंगे, वो बदला लेंगे, ये खतरा नरेंद्र मोदी को जरूर लगा, और नरेंद्र मोदी ने सुनील जोशी के नाम पर इनकार कर दिया। हालांकि इस बीच में सुनने में आया कि सुनील जोशी नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के डिनर करते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी ने अपना वीटो पावर लगाया और नाम आगे बढ़ाया शिवराज सिंह चौहान का। और वो शिवराज सिंह चौहान जिन्हें कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी नहीं करने दी, हटा करके लोकसभा में लेकर के आए, कृषि मंत्री बनाया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की उम्र अभी ऐसी है जो लंबी पारी खेल सकते। महज 55-56 साल के हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन वो 15 से 18 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के।
पुराने आरएसएस के लीडर हैं, आरएसएस में गहरी पैठ है उनकी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की स्थिति आरएसएस ने भांप ली कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज सिंह चौहान भी जेपी नड्डा की तरह नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह के हाथों की वो कठपुतली बन जाए। इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिवराज सिंह चौहान के नाम को स्वीकार नहीं किया और एक दूसरा नाम बढ़ाया। वो नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की कद्दावर नेता और इतनी वरिष्ठ के नरेंद्र मोदी और के समकक्ष अमित शाह से सीनियर लीडर, आरएसएस की खांटी लीडर। और वसुंधरा राजे सिंधिया वो है जिनकी मां भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य थी, राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी, 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन पिछले चुनाव में पूरी मेहनत के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे कर दिया है आरएसएस ने। वो लगभग बीटो है कि आपको वसुंधरा राजे सिंधिया को तो बनाना ही पड़ेगा बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट। अब ये विश्लेषक कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से तो सुनील जोशी से भी ज्यादा बुरा गुजराती लॉबी पर होने वाला है। वसुंधरा राजे सिंधिया उस समय खून का घूंट पी करके रह गई थी जब उन्हें पर्ची हाथ में दी गई और उनके जरिए ही भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित कराया गया मुख्यमंत्री पद के लिए। वसुंधरा राजे सिंधिया को जितनी बार इंतजार करवाया नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में, अब वो क्या बदला लेने के मूड में आएंगी और 75 साल की जो सीमा रेखा है खुद नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाया था उस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे, जब तक स्वस्थ हैं, तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, उन पर कोई 75 साल की पाबंदी नहीं चलेगी। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पूरे बीजेपी के कंट्रोलिंग पावर आरएसएस के हाथ में होगी और तब नरेंद्र मोदी की विदाई 100% होने जा रही है। फिर क्या कोई रोक सकता है नरेंद्र मोदी की विदाई? और अमित शाह का भी पत्ता साफ होगा। यानी गुजराती लॉबी का जो वर्चस्व बीजेपी पर है उसको वर्चस्व को खत्म करने के लिए आरएसएस ने ये अपना तुरुप का इक्का खेला है। और आरएसएस ये भी चाहती है कि एक ऐसा व्यक्ति आगे बढ़े और नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन होगा? क्या नितिन गडकरी होंगे? क्या राजनाथ सिंह होंगे? ये 2 ऐसे नाम हैं, या शिवराज सिंह चौहान हैं। ये ऐसे नाम होंगे कि जिनके साथ एनडीए के घटक दलों को राजनीति करने में, साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नरेंद्र मोदी ने हालांकि एनडीए के नेता के रूप में शपथ ली, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके बाद एनडीए को किनारे लगा दिया। नीतीश कुमार हो, नायडू हो, उनको एक पैकेज तो मिला, लेकिन उनकी और पुरानी डिमांड को वो खत्म कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में बेचैनी नीतीश कुमार के भी बेहतर है, नायडू के भीतर भी है, और अब तो उनके हनुमान भी नाराज हो गए हैं, चिराग पासवान। ऐसे में आरएसएस ये भी चाहता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री लेकर के वो आए ताकि एनडीए की सरकार चल सके, जो और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ एडजस्ट कर सके, इस तरह की नीतियों पर चलने वाला व्यक्ति हो। तो आरएसएस एक तीर से 2 निशाने करने जा रही है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी का पत्ता साफ होगा वसुंधरा राजे के जरिए, और उसके बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आरएसएस चाहेगी जो एनडीए की सरकार आगे कंटिन्यू रख सके, जिस पर कोई खतरा ना हो। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस फैसले पर मोहर लगती है या नहीं। भारी कौन पड़ता है, मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी? ये देखने की सबसे ज्यादा दिलचस्पी रहेगी इस देश की राजनीति में। और अगर वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी, जो एक बड़ी सी माला के भीतर अकेले होते हैं, या जब सेलिब्रेशन होता है तो अकेले चलते हैं 10-10, 20-20 कैमरों के बीच में, और केवल एक अकेला सब पर भारी वाला जो ब्रांड इमेज है नरेंद्र मोदी की, वो तो खत्म होने वाली है। उसको तो मोहन भागवत खत्म करने पर ही मानेंगे, और आरएसएस अपने हाथ में फिर से बीजेपी की ताकत को रखना चाहती है। ये दांव कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? वसुंधरा राजे सिंधिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कितनी बिजलियां गिरेंगी, ये देखने की बात होगी। शुक्रिया।